प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस मानचित्र के माध्यम से इससे पूर्व की वीडियो में हमने विश्व के कृषि प्रदेशों के संदर्भ में उनके सीमांकन और प्रादेशिकरण के आधार आदि के बारे में अध्ययन किया था। अब हम इस वीडियो में और दूसरे प्रकार के जो कृषि प्रदेश हैं, व्यापारिक पशुपालन, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये व्यापारिक के प्रकार का जो पशुपालन है वो मुख्यतः अर्धशुष्क क्षेत्रों का, जहाँ यूरोपियन अप्रवासियों से जो संपर्क रहा था उन क्षेत्रों में मुख्यतः किया जाता है। और हम इन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों का मुख्यतः नाम लेंगे उनमें देखेंगे आप कि व्यापारिक पशुपालन जो है विश्व के शीतोष्ण अर्धशुष्क प्रदेशों में होता है। शीतोष्ण अर्धशुष्क प्रदेश में होता है। और इस जलवायु अंतर्गत जो प्रदेश आते हैं या क्षेत्र आते हैं उनमें उत्तरी अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये क्षेत्र आते हैं। अब हम पहला लेंगे उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका आप देखेंगे, ये आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये दिख रहा है उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका है। अब आप इसमें संयुक्त राज्य तथा कनाडा, दो इसके बड़े देश हैं। का प्रेरी प्रदेश मुख्यतः इस क्षेत्र के दायरे में आता है। ये प्रेरी प्रदेश है। प्रेरी एक घास का मैदान है जहाँ पर और व्यापारिक स्तर पर गेहूं की खेती भी होती है। तो यहाँ यूरोपीय लोगों के आने से पूर्व ये भैंसों का विचरण मुख्यतः होता था और यहाँ के मूल जो निवासी थे वो रेड इंडियन थे। रेड इंडियन थे। इसके अतिरिक्त हम ये देखेंगे कि उत्तरी मैक्सिको में भी ये क्षेत्र मिलता है और दक्षिणी टेक्सास में, टेक्सास ये अमेरिका का दक्षिणवर्ती राज्य है और कैलिफोर्निया का ये क्षेत्र है। तो यहाँ भी गाय, बैल तथा घोड़ों को पालने का कार्य है वो स्पेन वासियों ने किया। तो इस एरिया में इस प्रकार का व्यापारिक प्रकार का पशुपालन होता है। और उत्तरी अमेरिका के इन क्षेत्रों में जो पशु हैं वो मुख्यतः घास पर निर्भर होते हैं, घास पर। और दक्षिणी भागों में ये बफेलो घास पाई जाती है, बफेलो घास। बफेलो के नाम से ही, जो बफेलो को काफ़ी पसंद है, बफेलो घास। और यहाँ पर मुख्यतः कुछ पशुओं का जो पालन है वो मांस के लिए भी होता है। तो मांस के लिए पशुपालन बृहत मैदान में, ये प्रेरी जो घास का मैदान है, एरिज़ोना, ओरेगन, ये इधर के जो क्षेत्र हैं, और उच्च पर्वतीय घाटियों में इस प्रकार का होता है। अब इसके बाद दक्षिणी अमेरिका लेंगे। अब दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना, उरुग्वे और दक्षिणी ब्राज़ील, आप ये जो क्षेत्र है आप इसको देख सकते हैं, वो व्यापारिक पशुपालन का केंद्र है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि पंपाज प्रदेश तथा पेटागोनिया में इसका विस्तार है। पंपाज एक घास का मैदानी क्षेत्र है अर्जेंटीना में, और पेटागोनिया यहाँ पर अर्जेंटीना के आसपास का ये क्षेत्र है पेटागोनिया का। तो पंपास प्रदेश में भी डरहम, हरफोर्ड और अगुंस नस्ल की गाय, बैल तथा डॉम्स व मेरिनो नस्ल की भेड़, तो ये कुछ नस्ल हैं जिनमें गाय की नस्ल आप देखेंगे, गाय बैल की। डरहम नस्ल, कई बार ये प्रश्नों एग्जाम में पूछ लिया जाता है, विशेष रूप से
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हरफोर्ड अगोंस नस्ल, ये गाय बैल की नस्ल हैं। और दूसरी तरफ जो भेड़ की जो नस्ल हैं उनमें डोम्स नस्ल और मेरिनो नस्ल, ये दो भेड़ की नस्ल हैं। यहाँ पर दूध के साथ साथ ऊन, मांस आदि का भी व्यापारिक स्तर पर उत्पादन होता है। और दक्षिणी चिली, टिएरा डेल फ्यूगो, फॉकलैंड, इन क्षेत्रों में भी नीचे ये जो क्षेत्र है इनमें भी उत्पादन होता है। इसके बाद हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में व्यापारिक जो पशुपालन है तो उसका 60% हिस्सा है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में व्यापारिक पशुपालन का बहुत बड़ा हिस्सा है कि इनसे प्राप्त प्रोडक्ट का लगभग 60% निर्यात कर दिया जाता है। यहाँ भेड़ों के साथ साथ गाय बैल भी पाले जाते हैं। और जल की समस्या यहाँ बड़ी भारी है क्योंकि कम वर्षा प्राप्त होती है यहाँ पर। और चारागाह बहुत मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, चारागाह, क्योंकि खुला और मरुस्थलीय एरिया है। एक इसके अतिरिक्त हम देखेंगे क्वींसलैंड और साउथ वेल्स में जो इधर की तरफ के राज्य हैं, और वहाँ पर ब्रिगोल नामक वनस्पति फैलने से और ये पशुओं के चरने लायक घास की कमी आ रही है। ये ब्रिगोल नामक एक वनस्पति है, वो अब धीरे धीरे उसका विस्तार हो रहा है और इससे घास की कमी आ रही है, तो इसे अब निकाला जा रहा है। तो कई बार ये पूछ लिया जाएगा आपसे, ये पूछ लिया जाता है कि ब्रिगोल नामक जो वनस्पति है वो किस देश की समस्या है। अब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में न्यूजीलैंड देखेंगे आप। और न्यूजीलैंड में मुख्यतः भेड़ के मांस के लिए बहुत प्रसिद्ध है। न्यूजीलैंड भेड़ के मांस के लिए। और इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ जो निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं उसका लगभग 90% हिस्सा है वो पशुओं से प्राप्त होता है। और न्यूजीलैंड में ऑकलैंड, टारंगा, न्यू प्लाईमाउथ, बंगानवी, नेपियर, वेलिंगटन ये पशुचारण क्षेत्र के केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका में भी उच्च पठारी भागों में यहाँ पर पशुपालन इस प्रकार का होता है। ब्राज़ील के कंपोज क्षेत्र में और ग्रीन चाको और सेरटाओ में, वेनेजुएला के लानूज क्षेत्र में भी इस प्रकार का पशुपालन होता है। वेनेजुएला का लानूज क्षेत्र है, उसी प्रकार आपका ब्राज़ील का कंपोज और ग्रीन चाको क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में और व्यापारिक प्रकार का पशुपालन होता है। तो इनकी हम विशेषताएं यदि हम देखेंगे तो आपको ये होगा कि यहाँ पर कृषि बहुत कम होती है, कृषि कम होती है और पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय है। और यहाँ पर जैसे उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में गाय अधिक हैं, गाय की अधिकता है इसमें। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भेड़ की अधिकता है, यानी कि क्षेत्र के हिसाब से भी पशुओं का ध्यान रखा जाए। और यहाँ पर पशुओं से प्राप्त होने वाले जो प्रोडक्ट हैं तो ऊन, मांस, दुग्ध पदार्थ आदि का निर्यात होता है। चारागाह हैं, स्थायी मकान हैं उनके नज़दीक, लेकिन पशुपालन वैज्ञानिक ढंग से होता है। इससे पूर्व हमने और चलवासी पशुचारण पढ़ा था, चलवासी पशुचारण, और ये पढ़ रहे हैं हम व्यापारिक पशुचारण। तो इन दोनों में एक बड़ा अंतर ये है कि ये अपने परिवार के पालन के लिए हो रहा है, जबकि व्यापारिक मुख्यतः और एक इंडस्ट्री की तरह हैं और इसको व्यक्ति बिजनेस को ध्यान में रखते हुए, आय के एक प्रमुख स्रोत को ध्यान में रखते हुए और ये काम करता है। अब इसके बाद हम जो देखेंगे वो एक दूसरा कृषि प्रदेश देखेंगे, वो है स्थानांतरित कृषि प्रदेश। आइए स्थानांतरित कृषि प्रदेश देखते हैं। स्थानांतरित कृषि प्रदेश में आपको
तो देखने को मिलेगा कि ऐसे क्षेत्र जहाँ ऐसे आदिम लोग रहते हैं जो कि एक जगह पर और उन्नत किस्म के बीज और तकनीक के अभाव में और परंपराओं से बंधे होने के कारण वो एक स्थान पर अधिक फसल नहीं ले पाते हैं और 2-3 साल पश्चात उन्हें एक नए स्थान की तलाश करनी पड़ती है। तो प्रिय छात्राओं, आप देखेंगे कि इस प्रकार का जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है वो ज़्यादातर उन क्षेत्रों में होता है जो बहुत ही अति पिछड़े हैं, उष्ण मरुस्थलीय हैं या शुष्क मरुस्थलीय हैं या फिर जलवायुगत विषमता या भीषणता उसमें अधिक है। तो इन क्षेत्रों में हम देखेंगे कि भूमध्य रेखा से 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण वाला जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक केंद्र है स्थानांतरित कृषि प्रदेश। अब इसके पश्चात हम देखेंगे कि इसमें जो क्षेत्र आ रहे हैं वो दक्षिणी अमेरिका में संपूर्ण अमेजन जो क्षेत्र है, अब इसमें आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका का अमेजन क्षेत्र और से लेकर के एंडीज पर्वत की दूसरी ओर प्रशांत तट तक ये जो क्षेत्र है और कुछ मैक्सिको का जो क्षेत्र है। इसके अंदर अफ्रीका का जो सहारा क्षेत्र है, सहारा क्षेत्र और कि दक्षिण में गिनी तट, कांगो बेसिन, यहाँ कांगो बेसिन आ गया और मेडागास्कर। दक्षिणी पूर्वी एशिया में देखेंगे तो इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है, सुमात्रा, बोर्निया जिसमें न्यू गिनी, न्यू हेब्रिडेस, फिलीपींस, म्यांमार और इधर की तरफ ये जो क्षेत्र है आपका थाईलैंड, म्यांमार और भारत का पूर्वी क्षेत्र जिनमें नागालैंड पूर्ववर्ती जो पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है उसमें। तो ये जो ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पर निर्वहन प्रकार की खेती होती है और निर्वहन प्रकार की खेती में भी और इसको बोल सकते हैं प्रारंभिक निर्वहन कृषि होती है, जहाँ पर मुख्य जो स्रोत है वो कोई खाद्यान्न फसल है और वो भी खाने के लिए उतनी ही प्राप्त होती है और उससे अधिक आवश्यकता होती है, तो उस आवश्यकता की पूर्ति अन्य माध्यमों से की जाती है। तो हम इसमें देखेंगे कि दुनिया भर में इस प्रकार की खेती उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशेष रूप से की जाती है। तो विभिन्न देशों में और अब इसकी जो विशेषता ये है कि जैसे एक क्षेत्र पर और यहाँ के जो जंगल हैं वो माना कि काट दिए गए और काट कर आग लगा दी, तो आग लगाने के पश्चात जो राख हुई वो इसी खेत में मिला दी, इसलिए इसको बोलते हैं काटो और जलाओ कृषि। काटो और जलाओ, अंग्रेजी में बोलते हैं स्लैश एंड बर्न, काटो और जलाओ। फिर इसमें सामान्य से हल और बैलों के माध्यम से इसकी जुताई कर देते हैं और 2-3 साल में इससे फसल ली जाती है। उसके पश्चात इसकी उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाती है और कम होने के कारण यहाँ से शिफ्ट करना पड़ता है अगले क्षेत्र की तरफ, और जब अगले क्षेत्र की तरफ शिफ्ट करते हैं तो वहाँ भी वही स्थिति होती है कि वनस्पति को काटा जाता है, जलाया जाता है और राख को मिला दिया जाता है और चावल, मक्का या धान आदि के जो दाने वो बिखेर दिए जाते हैं, फसल उत्पादित हो जाती है। इस प्रकार इसको बोलते हैं, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट की जाती है तो इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी कि स्थानांतरण कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो काटो जलाओ और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अब दुनिया के विभिन्न देशों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, जिनमें कि और इंडोनेशिया में लदांग। अब आप देखें इंडोनेशिया में इसको बोलते हैं लदांग। इसके अतिरिक्त फिलीपींस में इसको बोलते हैं केगीन और मैक्सिको और जिम्बाब्वे क्षेत्र में बोलते हैं इसको मिल्पा।
वियतनाम में इसको बोलते हैं रे। इसके अतिरिक्त आप और देखेंगे कि वेनेजुएला में इसको बोलते हैं कोनुको। ये स्थानीय नाम है जो आपको एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। ब्राज़ील में इसको बोलते हैं रोका। म्यांमार में ट्योंगा। श्रीलंका में चेन्ना। सूडान में नाक्सू, म्यांमार और आदि नाम। भारत में हम देखेंगे कि इसे झूमिंग कृषि बोलते हैं, झूमिंग कृषि बोला जाता है। लेकिन भारत में झूमिंग कृषि मुख्यतः पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बोला जाता है, लेकिन भारत के ही अंदर विभिन्न राज्यों में इसको अन्य नामों से जाना जाता है। इनमें आप केरल लेंगे तो केरल में पूनम के नाम से, और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोड़ू के नाम से, मध्य प्रदेश में पेंडा के नाम से, पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से। इस प्रकार विभिन्न नामों से स्थानीय स्तर पर इस खेती को जाना जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक स्थान पर वो जंगलों को काटा जाता है, राख को उसमें मिलाया जाता है, परंपरागत तकनीक होती है, और 2-3 साल तक उसमें फसल लेकर के, सामान्य फसल लेकर के, सामान्य तकनीक से, परंपरागत तकनीक से और खाद्यान्न फसल लेकर के अगले स्थान की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है, और फिर पुनः वहाँ वही कार्य किया जाता है जो शुरुआत में पहले नंबर वाले स्थान पर किए थे। काटने जलाने का काम, राख आदि को मिट्टी मिला करके, सामान से हल बैलों से जोत बुआई करके और खाद्यान्न छिड़क दिया जाता है और सामान्य फसल हो जाती है। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है और इससे जंगलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो सामान्यतः इसमें जो कृषि है, मक्का, ज्वार, बाजरा, धान की खेती होती है, और उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादातर होती है जहाँ पर वर्षा की प्राप्ति होती है, क्योंकि इनके पास सिंचाई के संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। तो जो प्राकृतिक रूप से वर्षा प्राप्त होती है उससे ही ये मुख्यतः अपनी पैदावार करते हैं, और उसमें भी यह वर्षा के वाले मौसम में ही, वर्ष भर नहीं बल्कि एक फसल ही ली जा सकती है वर्षा के मौसम में ही, और वो फसल ये लोग ले लेते हैं। तो यदि हम वातावरण से इसका संबंध देखें तो ऐसे क्षेत्रों में पूरे वर्ष भर उच्च तापमान रहता है और तीव्र वर्षा होती है। ये इस क्षेत्र की विशेषता हैं, और जो वन हैं वो सदाहरित रहते हैं। यदि वर्षा ना होगी तो ऐसे क्षेत्रों में और कृषि करना अत्यंत ही मुश्किल होगा। इसके बाद जो हम देखेंगे कि जो अन्य कृषि है वो अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने जो कृषि पढ़ी थी वो 2 कृषि पढ़ ली, व्यापारिक पशुपालन और स्थानांतरण पशुपालन। आज इतना ही।